जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के खास कार्यक्रम में मेरे साथ एक बार फिर से काफी लंबे समय के बाद मौजूद हैं एस्ट्रो प्रशांत कपूर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। अंबर, जय हिंद एंड व्यूअर्स के लिए भी जय हिंद, वंदे मातरम। और अंबर, आई होप आप ठीक ठाक हैं। तबीयत शायद खराब थी जी बीच में आपकी। जी, मैं अभी बेहतर महसूस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। प्रशांत जी, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए आपके लिए और बहुत सारा कुछ हम देख रहे हैं कि देश और आसपास में काफी कुछ चल रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान और भारत के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर चल रहा है। और पाकिस्तान पहले तो बोल रहा था अगर पानी आप रोक देंगे तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। फिर उसके बाद पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा कि भाई वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा। अब वो चाइना को भी लेके आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? देखिए, पानी हम रोक चुके हैं। और रही बात, अगर पाकिस्तान धमकियां देता है कि वो हमें बुचर कर देगा या न्यूक्लियर अटैक की धमकियां देता है, ये छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, कहीं तो रिएक्शंस देखेंगे ना पाकिस्तान के। जब उन्हें हाँ। मालूम है कि पानी बंद हो चुका है, उनके लिए परेशानियां हो चुकी हैं, तो रिएक्शंस तो लाजमी है और जो कि होंगे। लेकिन हमें इस चीज को बहुत बहुत बड़े पैमाने पर सोचना भी नहीं चाहिए। वी शुडंट टेक देम सीरियसली। क्योंकि पाकिस्तान की अभी ये हालत होने वाली है और हो भी चुकी है कि पाकिस्तान स्वयं अपनी मौत मरेगा। हमें कोशिश करनी ही नहीं पड़ेगी। और बेटर है कि भारत अपने आप को टेक्नोलॉजी में बड़ा करने की कोशिश करे, इंस्टेड ऑफ कि अब हम पाकिस्तान के साथ उलझें। रही बात पाकिस्तान की, अब आप देखिए, ये जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनेंगे 25 जुलाई 2026 से, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है अफगानिस्तान से। एंड इसके साथ साथ अभी जो बीएलए की आर्मी है, वो इनके ऊपर अटैक करेगी। और वैसे भी हिजरी संबत 1448 1448 शुरू हो चुका है 17 जून 2026 से। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इस्लामिक राष्ट्र जो कट्टरवादिता की परिभाषा पर चल रहे हैं, जिन्हें पब्लिक का कोई फिक्र ही नहीं है, जो सिर्फ युद्धों की बात करते हैं इंस्टेड ऑफ कि पहले अपनी आवाम की बात करें, उन्हें बेनिफिट्स देने की बात करें, तो ऐसे राष्ट्र आपस में ही लड़ मरेंगे और उनका डाउनफॉल निश्चित दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी अंबर, बहुत सारे क्वेश्चन अभी और खड़े हो रहे हैं कि क्या हम्म। आगे पाकिस्तान सेपरेशन की तरफ। देखिए, अभी ना बीएलए और अफगानिस्तान तालिबान, ये जो कनेक्शंस है, ये छोड़ेगा नहीं अभी पाकिस्तान को। चाइना हाँ। कितनी भी कोशिशें कर ले, चाइना कितनी भी पीठ क्यों ना थपथपा ले, लेकिन पाकिस्तान के लिए डिफिकल्टीज अभी बढ़ती चली जाएंगी। तो रही बात भारत की कि भारत को वो धमकियां दे रहा है, इन चीजों की हमें परवाह ही नहीं करनी चाहिए, कोई आंसर देना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान को। जी। अच्छा, चाइना को हम जिस तरह से देख रहे हैं कि अभी चाइना भी इंडस वाटर ट्रीटी में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, हालांकि ऑफिशियली चाइना का ये स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन चाइनीज एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भारत को धमकी दे रहे हैं और इसके बीच में आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है, तो चाइना ओपनली पाकिस्तान के साथ आएगा? और साथ ही साथ जो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, वहां पे हमेशा की तरह आंदोलन एक बार फिर से चल रहे हैं और ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी जो है वो काफी ज्यादा पूरा मतलब आंदोलन उन्होंने काफी मजबूत कर दिया है। तो आपको क्या लग रहा है कि जल्दी हम वापस पीओजे के देख पाएंगे भारत में एक बार फिर से, और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी इसी आगे बढ़ेगी और जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान है वो होगा? एम्बर, ऑपरेशन सिंदूर वन में भी मैक्सिमम जो वेपन्स यूज किए गए थे पाकिस्तान के द्वारा, वो चाइना के ही दिए हुए थे, चाहे वो फाइटर जेट ही क्यों ना हो। लेकिन आपको भी मालूम है कि वो जो पटाखे थे फुस हो गए थे, चीजें नहीं चल पाई थी उनकी। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर टू, जो कि हम करेंगे और ऑलरेडी एक्टिव जोन पे हैं अभी भी हम लोग, तो वो भी होगा। लेकिन चाइना अप फ्रंट कभी भी पाकिस्तान को हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि चाइना की विस्तारवाद की नीति है। चाइना को अपना व्यापार बढ़ाना है, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, चाइना की हम बात करें, स्ट्रेटेजिकल तरीके से ठीक चल रहा है वो। उसके अपने तरीके हैं कि उसको एक अपना सिस्टम बनाना है, भारत को घेरना है, कोई भी कंट्री करेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं वो आज हमसे बहुत आगे है। तो चाइना अपने तरीके से तो ठीक कर ही रहा है।
लेकिन रही बात जी। पाकिस्तान, जब भी हम अटैक करेंगे पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। रही बात पाकिस्तान को वेपन्स देगा, और पाकिस्तान को पहले भी वेपन्स दिए हैं। चाइना के वेपन्स पाकिस्तान में भी फेल हुए हैं, और कई कंट्रीज में पीछे छोटे मोटे युद्ध हुए हैं, वहां पे भी चाइना के वेपन्स काम करते ही नहीं हैं। तो चाइना से डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बल्कि इनकी जो विस्तारवादी नीति है उसके कमर्शियल पार्ट से डरने की जरूरत है। क्योंकि भारत को खुद सोचना चाहिए कि हमें एक्सपेंशन कहाँ कहाँ किस किस तरीके से करना है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी जैसे ये म्यांमार के थ्रू बांग्लादेश की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां तक बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनको ना आंकने नहीं आ रहा है भारत की पावर, जो भारत की जो नीति है, जो हमारे पास बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं। क्योंकि चिकन नेक का जो एरिया है इसे अभी भारत एक्सपेंड करेगा। भारत एक हम्म। राइट टाइम राइट मोमेंट का टाइम कर एक इंतजार कर रहा है कि एक राइट टाइम मिले और एक सिंपल सा अटैक करके उस एरिया को एक्सपेंड कर दिया जाए, ताकि वो जो हमारे एक वो कहते हैं ना गले में हड्डी की तरह अटका हुआ है, कि उसको कम से कम 20-30 किलोमीटर चौड़ा कर देना चाहिए। और ये राइट टाइम है हमारे पास। और क्योंकि अभी भारत का जो टाइम है, मंगल एक्टिव है भारत का, और भारत को ऐसे छोटे छोटे 2-4 युद्ध छोटे छोटे कर भी लेने चाहिए जिनमें भारत को सफलता मिलेगी। लेकिन ठीक है, जो अभी विश्व के हालात चले हुए हैं, ट्रंप की जो नीतियां चल रही हैं, भारत ने हम्म। बचा के रखा है अभी अपने आप को, सबसे बेस्ट तरीका भी है। लेकिन भारत अभी तैयारी कर रहा है नीचा भिलाषी शनि के लिए। क्योंकि जो अगले वर्ष जो हालात होंगे मार्च 2027 के बाद, वो बहुत ही वर्स्ट हालात होने वाले हैं पूरे विश्व में। क्योंकि शनि मेष राशि के, प्रॉपर्टी फॉल होंगी, कॉमर्शियल सिस्टम पूरा ब्रेक करेगा, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद होती हुई नजर आ रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तेल की किल्लत आने वाली है। तो भारत की तैयारी चल रही है अगले वर्ष के लिए। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भारत के लोग अप्रिशिएट ना करें ये जो करंट गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, लेकिन बात वही है ना कि ये चीजें नजर नहीं आएंगी लोगों को कि भारत की सरकारों ने 2026 में जो एक्शन लिए थे उसका बाद में आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति इस एंगल से सोच नहीं पाता है। सो चाइना जो भी कर रहा है ठीक है अपने लिए, उसके लिए। प्रशांत जी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स गए, अभी जापानीज प्राइम मिनिस्टर सुनाते किची भारत हैं, प्लस मोदी जी अब जो है अगली जो डिप्लोमेटिक विजिट्स हैं उसमें न्यूजीलैंड भी जाने वाले हैं, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो एक भारत के खिलाफ खालिस्तान मूवमेंट सपोर्ट किया जाता है फाइव आइज कंट्रीज द्वारा, तो आपको क्या लगता है उसको काउंटर करने में ये विजिट जो है क्या हेल्पफुल साबित होगी? आ, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले तो होता था ना एम्बर हिंदू चीनी भाई भाई, अब होगा हिंदू जापानीज भाई बहन। हम्म। तो देखिए, जो बात आपने कही कि अभी मोदी जी जिस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं इन कंट्रीज की, और रही बात खालिस्तान मूवमेंट की, अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं पंजाब में। पंजाब इलेक्शंस के बारे में काफी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको अलग से, क्योंकि बहुत सारे विश्लेषण देने हैं उसमें मुझे आपको, अलग से सेशन जी। करेंगे। लेकिन रही बात खालिस्तान मूवमेंट की, तो वो कनाडा में सक्रिय होंगी ये चीजें। ये जो मूवमेंट बनेगी अभी कनाडा में बनेगी। कनाडा में डिमांड उठेगी आने वाले समय में, कि वहां पे खालिस्तान की डिमांड उठने वाली है। आप सोचिएगा कि जहां डिमांड उठ रही थी पंजाब में, पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट थी, आईएसआई सक्रिय थी, एंड वही चीज कहीं दूसरे देश में, दूसरे कॉन्टिनेंट में, कनाडा में होने जा रही है। तो इसका एस्ट्रोलॉजिकल आंसर ये दूंगा मैं आपको, क्योंकि कनाडा का मैंने चार्ट देखा है, तो ये योग आगे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो नीतियां हैं मोदी जी की, इनका प्रभाव दिखाई देगा लोगों को बाद में कि हुआ क्या, इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आया। जी। अमेरिका की बात करते हैं। अभी 250 साल होने वाले हैं अमेरिकन इंडिपेंडेंस को, और फिर नवंबर में मिड टर्म्स भी आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प एक बार फिर से हम इसमें मिड टर्म में भी उनको वापस से जीता हुआ देखेंगे? किस तरह के योग बन रहे हैं? मिड टर्म में एम्बर जो ग्रह योग बन रहे हैं ट्रम्प की कुंडली में और जो कंट्री की कुंडली में, क्योंकि उन्होंने
मुद्गर योग में शपथ ली थी जब शपथ समारोह हुआ था, तो आगे उनके लिए डिफिकल्ट टाइम दिखाई दे रहा है, ट्रबलमेटिक टाइम, कि जनता सपोर्ट नहीं करेगी, तो समय खराब है आगे उनके लिए। ओके, मतलब अभी मुश्किलें प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए बढ़ रही हैं, लेकिन खैर जिस तरह का इस साल रहा है, जो प्रोमिसेस उन्होंने किए थे उसके सब कुछ जाते हुए, और अमेरिकन जनरल जो लोग हैं, आम जनता, वो काफी त्रस्त है इन सारी चीजों की वजह से, तो शायद गुस्सा उधर उनका नजर आए, एक्चुअली लेकिन आगे तो जी। एक्चुअली हुआ क्या कि जो एप्स्टीन फाइल थी, ट्रम्प ने खुद ही उसको निकाला बाहर, कई तथ्य कई पहलू अभी भी छुपे हुए हैं। और जब चीजें बड़े पैमाने पर उजागर हो गई तो ट्रम्प ने मार्केट में कदम रख लिया। आज ये हम्म, स्टॉक मार्केट जितनी भी फ्लक्चुएशन हो रही है, एम्बर, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। आज जी। सोचिए मेरे जैसे मंडेन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर भी हूं और हर माह कैलकुलेशन देता हूं हमारे चैनल के ऊपर, स्टॉक मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निफ्टी एंड ब्लॉकचेन वगैरह, क्रिप्टो क्या होगा। तो आप सोचिए ऐसी स्थिति आ चुकी है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी कि मुझे ग्रह योगों के साथ साथ आजकल ट्रम्प की कुंडली को भी साथ में डिप्लॉय करना पड़ता है, वहां से भी एनालिसिस करने होते हैं। जी नहीं, ये सच बात है। मुझे नहीं, उनका बिल्कुल आप वो, सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो ट्रुथ सोशल पे जो लिखते हैं उसी से मार्केट्स पूरी उथल पुथल होती है, अप एंड डाउन जी सारा हाँ, वहीं से तो हो रहा मुझे आजकल उनके चंद्रमा का भी एनालिसिस करना होता है कि वो किस दिन क्या बात कर सकते हैं, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, और उनके बात करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट एनालिसिस के साथ साथ मुझे ट्रम्प की कुंडली के साथ में एनालिसिस करने पड़ते हैं, और उनके है। जी। वाणी हाउस को मुझे एनालाइज करके ही आजकल मैं प्रोडिक्शन देता हूँ, एनालाइज करके कि वो क्या बोलेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो सोचिए इन्होंने पूरी मार्केट हिलाई हुई है, और हम्म। आज नहीं 4-5 वर्ष के बाद इनके ऊपर केसेस भी चलेंगे, लेकिन तब तक उम्र निकल निकल चुकी होगी इनकी। तो वो कहते हैं हम्म। ना, जब आपकी उम्र बीत गई है, आप उस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि अब आपको कौन उठाएगा, आपको कौन जेल में डालेगा। तो ये बहुत बड़े बड़े घोटाले 4 से 5 वर्ष के बाद पकड़ के आएंगे, पर सामने आएंगे डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन अभी तो नहीं आएंगे। तो इन्होंने पूरी मार्केट को हिलाया हुआ है, और ताकि ये जी। जो गड़े हुए मुद्दे हैं इनको दबाया जा सके। ओके। अच्छा प्रशांत जी, आप मार्केट की बात कर रहे हैं और आप मेंटेन एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, तो मैं आपसे एक मार्केट को लेकर भी सवाल पूछना चाहती हूँ। गोल्ड हमने देखा है कि अराउंड 25% डाउन है, सिल्वर भी 50% डाउन है, बिटकॉइन डाउन है, इंडियन स्टॉक मार्केट भी डाउन है। क्या लग रहा है आपको कि कब हम मार्केट में वापस उछाल देखेंगे, और किन किन सेक्टर्स में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इन्वेस्ट करना सेफ है? अभी डिफेंस, सेमीकंडक्टर, एविएशन, न्यूक्लियर, बहुत सारी चीजें हैं। कहाँ पे आपको लग रहा है कि एक छोटा इन्वेस्टर जो आम पैसा लगाता है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना सही होगा? एम्बर, मार्केट कभी डाउन नहीं होती है, बस ये है कि जिन लोगों को समझ है मार्केट के बारे में, वो हम्म। मार्केट में हर वक्त पैसा बनाते हैं। हम कोरोना काल से चल पड़ते हैं। कोरोना काल में मार्केट ऐसी फॉल कर गई थी कि क्रूड ऑयल जीरो पे चला गया था। तो जिन लोगों ने क्रूड ऑयल में फ्यूचर लिया था, सब पैसा खो दिया उन लोगों ने। हम्म। लेकिन जो लोग बुद्धिजीवी थे, जिन्हें पता था कि कुछ होने वाला है, कोई ऐसी बड़ी बीमारी आने वाली है जो पूरे विश्व में फैल जाएगी, हम्म। उन्होंने मेडिकल सेक्टर्स में अपना पैसा शिफ्ट कर दिया था पहले ही। तो उन्होंने मेडिकल सेक्टर में पैसा बनाया उस समय। जब लोगों को ये पता होता है कि अब कोई एविएशन सेक्टर उठेगा, तो मेडिकल से पैसा उन्होंने एविएशन पे शिफ्ट कर दिया पूरा का पूरा। तो देखिए, जिन लोगों को मार्केट की पकड़ है ना, उनके लिए मार्केट कभी डाउन नहीं होती है। वो हर वक्त, हर दिन मार्केट गिरेगी तो पैसा बनाएंगे, मार्केट उठेगी तो पैसा बनाएंगे। सिर्फ मार्केट उन्हीं लोगों के लिए डाउन होती है जो भेड़ चाल चलते हैं कि अच्छा जी, मेरे पड़ोसी ने भी इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा घर बना लिया, तो मैं भी बनाऊंगा, और सारा पैसा वो लोग डुबो देते हैं, कंसिडरिंग नो नॉलेज ऑफ द मार्केट, एंड उनके ग्रह योग भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी पढ़ाई और किन्हीं अच्छे ज्योतिषियों के साथ कुंडली का विश्लेषण करवा के ये जानना चाहिए कि उनकी कुंडली का 5th हाउस, 9th हाउस, 11th, 2nd के साथ इंटरकनेक्टेड है, और 8th हिडन गेन दे रहा है या हिडन लॉसेस दे रहा है। तो ये है हमारी स्टॉक मार्केट। रही बात ब्रॉड लेवल पर, अप्रैल 2027 तक निफ्टी की स्थिति ऐसी रहेगी, अप एंड डाउन चलते रहेंगे। रही बात गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ऊपर जाएंगे,
फिर छोटे-छोटे करेक्शंस होंगे। लेकिन अगर हम अगले 6 से 8 माह के आस-पास देखें तो गोल्ड कहीं न कहीं $6500 के आस-पास स्टेबल होता हुआ नज़र आएगा। ऊपर जाएगा, नीचे भी जाएगा, लेकिन हुँ, ये स्थिति स्टेबिलिटी की है आगे। सिल्वर भी आगे स्टेबल होगी और कॉपर में इसी वर्ष 1-2 रैलियाँ फिर आएँगी। कॉपर मजबूत होगा और जब एक बार बढ़कर एक बार नीचे जब जाएगा, तो वहाँ पर वो स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे ही चलेगा सिलसिला, अभी इस समय अगर जी। ग्रह योग से देखें तो। अच्छा, अमेरिका में हम देख रहे हैं एआई बूम और सारा कुछ, आपको लगता है कि वो कोलैप्स होगा? और अ, उस सब की वजह से क्या भारत में जो जॉब मार्केट है, उस पर इसका कुछ असर या प्रभाव हम पड़ते हुए देखेंगे? देखिए, जब भी अमेरिका में कुछ होता है आईटी सेक्टर में तो भारत में तो इफ़ेक्ट आता ही आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं ज़्यादातर आईटी सेक्टर में, तो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट हमें अमेरिका से ही आते हैं। और आईटी में अगर हम बात करें एआई में तो अभी 30% फॉल अभी और आना बाकी है, जो हुँ, भी एआई से रिलेटेड कंपनीज़ के शेयर्स हैं। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, सिर्फ़ टर्नओवर हो रहे हैं, बॉन्ड्स बेचे जा रहे हैं, पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। क्योंकि जब तक आपका आरओआई नहीं दिखता है किसी कंपनी में, लोग भी डर जाते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। रही बात भारत की, तो भारत में अभी आईटी सेक्टर धीरे-धीरे अभी बूम पकड़ना शुरू करेगा 3 से 4 माह के बाद। हुँ, ओके। अच्छा, अभी हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और जो चुनावी माहौल है पहले से ही काफ़ी गर्म होना शुरू हो गया है। अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर से जुड़ा एक मामला सामने आया जहाँ पर जो चढ़ावा चोरी की सामने घटना सामने आती है। तो क्या इस सब का असर जो आने वाले इलेक्शन है उस पर पड़ेगा? ये योगी आदित्यनाथ हैं उनको इसकी वजह से दिक्कतें फेस करना पड़ सकती हैं? राम मंदिर जो घटना है अभी फिलहाल सामने। अंबर जो राम मंदिर में जो भी अभी हुआ, जो जिस तरह से चढ़ावा चढ़ता है और 10% या ऐसे जो न्यूज़ आ रही है, कट निकलता रहा बीच में। देखिए, हुँ, नीचे से कुछ नहीं होता है, सब ऊपर से ही होता है, बड़ी-बड़ी जो चोरियाँ होती हैं और वो भी इस हुँ, लेवल पे। रही बात योगी जी की छवि की बात, तो उनकी छवि काफ़ी क्लियर है। इलेक्शंस आने वाले हैं, टफ टाइम देखना पड़ेगा उनको इलेक्शन में, लेकिन आगे जो ग्रह योगों की स्थिति बनी हुई है, तो 2027 में फिर से योगी जी सत्ता में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके। अभी कैबिनेट रिशफल की बातें चल रही हैं और कैबिनेट रिशफल होने वाला है। आपको क्या लगता है इस बार क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? खबरें तो कई सारी चल रही कि राजनाथ सिंह प्रेज़िडेंट बन सकते हैं। अमित शाह का भी जो रोल है वो बदला जा सकता है। क्या आपको लग रहा है कि इस बार क्या सरप्राइज़ मिल सकता है कैबिनेट रिशफल में? देखिए, रही बात राजनाथ राजनाथ सिंह जी की, वो तो दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि वो फिर से प्रेज़िडेंट बन जाएँ क्योंकि 2014 में भी वही थे प्रेज़िडेंट उस समय और उनकी ही देख-रेख में मोदी जी सत्ता में आए थे। और रही बात अमित शाह जी की, अब हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, लेकिन जो मैंने अभी तक एनालिसिस किए हैं अमित शाह जी की कुंडली के और कंपैरिज़न किया है मैंने योगी जी की कुंडली के साथ, तो देखिए मुझे जो अगले उत्तराधिकारी दिखाई दे रहे हैं आफ्टर मोदी फॉर प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, वो योगी जी ही दिखाई दे रहे हैं। और ये प्रेडिक्शंस मैंने एम्बर 2020 में की थी। वो भी उस समय जब योगी जी का कहीं नाम नहीं था एज़ ए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि एक 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 मिथ है एक बीजेपी में कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है बीजेपी का वो आरएसएस कैडर से आता है, तो योगी जी तो नहीं थे कभी भी। बट देखिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा काम है एनालिसिस करना, तो मैंने बहुत सारे कुंडलियाँ निकाली थी। गडकरी जी की भी और कई लोगों की, तो मैंने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा नेक्स्ट। तो योगी जी का ही नाम निकल कर आया था 2019 में भी, 20 में भी। और इसके बारे में हर वर्ष कोई ना कोई पूछता आया है मुझसे, तो आज भी वही नाम निकल कर आता है एज़ ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये मतलब ये जो जनता की आवाज़ है वो मतलब सच साबित हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि हर प्रदेश में कहीं पे भी इलेक्शंस होते हैं तो प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो योगी आदित्यनाथ की होती है। तो और हम देख भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी की बात करते हैं।
मोदी जी को लेकर बड़े सारे सवाल सामने आते हैं। कोई कहता है प्रेसिडेंट बन जाएंगे बीच में, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस तरह की बातें करते हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी जी, आपको क्या लगता है कि 2029 के पहले रिटायर होंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, या फिर आने वाले टर्म में फिर से वो इलेक्शन में फिर से हम मोदी जी को एक बार चेहरा बनते हुए देखेंगे और एक और बार प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, जो 2027 के बाद का जो समय है, अभी वैसे एक राजनाथ जी का इंटरव्यू हुआ था पीछे, उन्होंने कहा था कि 2029 में भी मोदी जी बनेंगे, 2034 में भी वही बनेंगे। ये हम्म। राजनाथ जी का कहना था। तो उस हिसाब से तो अगर हम देखें तो ऐसे कह सकते हैं कि 2039 तक तो फिर ये मोदी जी बनेंगे। और देखिए, वो तो उनके उनका कहना है। अगर मैं इसे एस्ट्रोलॉजिकली कहूँ तो मुझे हम्म। विश्लेषण अलग नजर आते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि योगी जी, अगर 2029 में ही इलेक्शन होने हैं तो अगला चेहरा योगी जी दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि आगे जो बीजेपी की कुंडली में योग बने हैं, क्योंकि बीजेपी का गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 में। आई थिंक सुबह 10:30 बजे की कुंडली है शायद ये। तो जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आगे, जो मुंथा, मुंथेश एंड जन्म लगन वर्ष लगन कुंडलियां जो कनेक्ट करेंगी आपस में, वो पार्टी के फॉल का कारण बनेंगी और जुपिटर का वर्चस्व खत्म होगा। तो गुरु का वर्चस्व तभी बनता है जब किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आया जाए जो गुरु की छवि वाला हो। तो ऐसे व्यक्ति एक ही दिखाई देते हैं इस पार्टी में, वो है योगी जी। तो अगर वो आते हैं तो पार्टी बची रहेगी, सत्ता बची रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको मालूम है कि जब आप ग्रहों की बात नहीं सुनते हैं तो ग्रह आपको अपनी बात समझा देते हैं अपने तरीके से। तो अगर मोदी जी की जो बात करते हैं, मोदी जी क्या सत्ता से जुड़े रहेंगे, किसी एक्टिव भूमिका में रहेंगे? आगे आप मोदी जी का क्या किरदार देखते हैं? उनकी कुंडली में 11th लॉर्ड बुध है, और जो कनेक्शन बने हैं 9th 10th के साथ, तो महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती हैं ऐसे लोगों की। तो ये भी दिखाई देता है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो या तो प्रेसिडेंट या तो पार्टी के एडवाइजर रहेंगे वो। तो ऐसे योग उनकी कुंडली में दिखाई देते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि वो हिमालय चले जाएंगे, हठ योग में चले हम्म। जाएंगे। देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई देता है। मुझे ये दिखाई देता है कि कोई ना कोई वो एक्टिव पद पर रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। ओके। तो जो 2027 को लेकर जो बात कही जाती कि बीच में वो रिटायरमेंट ले लेंगे, टर्म पूरा नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे या एडवाइजर रहेंगे, तो वो 27 वाली जो बात है उसमें आपको क्या, उस पे आप क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये मैंने ही बात की थी, बल्कि आपसे 27 वाली। ऐसे ग्रह योग जी। बनेंगे 2027 में। और अभी गवर्नमेंट ने इंडिकेशन भी दिए थे कि शायद अभी अ, जो फिर से सीटों का भी जो आंकलन किया जा रहा है कि अगले वर्ष 850 सीटें, प्रॉपर एक पैरामीटर, प्रॉपर एक जो परिसीमन, शब्द मैं भूल गया शायद, यही होता है जी। शब्द। जब अगर जी, ये कर लिया परिसीमन। जाए, जी हाँ, हम्म। बिल्कुल। तो उसके बाद हो सकता है 2027 में गवर्नमेंट इलेक्शंस फिर से डिक्लेयर कर दे। तो अगर ऐसा होता है तो मोदी जी फिर से आएंगे 2027 में। ऐसा नहीं नहीं आएंगे, लेकिन अगले जो वर्ष है 2028-29 में, उसमें सत्ता परिवर्तन होती हुई नजर आ रही है। ओके। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि मोदी जी बने हुए हों, और आगे मोदी जी के बाद जैसे कि जनता चाहती है वैसे फिर उसके बाद योगी जी हैं। तो मतलब ये है कि जनता और देश दोनों का ही जो चाह है, मनचाहा, वो होता हुआ नजर आएगा योग एम्बर, के देखिए, हिसाब से। सत्ताएं कभी भी नहीं रहती हैं। अगर कोई कहे कि हमेशा ही कोई व्यक्ति सत्ता में रहेगा, सत्ताएं आती हैं, जाती हैं, जी। बदलती रहती हैं। वेस्ट बंगाल में भी देखिए ना, ज्योति बासु ने 15 साल राज किया, ममता बनर्जी ने भी 15 साल राज किया। अभी बीजेपी आई है। क्या लगता है कि बीजेपी लाइफ टाइम रहेगी, 100 वर्ष रहेगी? ऐसा नहीं होता है, बदलती रहती हैं सत्ताएं हमेशा ही। और एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि अगर बीजेपी को लगातार सत्ता में रहना है आगे, तो बेहतरीन होगा योगी जी को आगे पद सौंप दिया जाए, उन्हें एज ए प्राइम मिनिस्टर लॉन्च कर दिया जाए, ताकि पब्लिक की सपोर्ट बनी रहे। अगर बीजेपी को 2040-42 तक अगर सत्ता चलानी हो तो, अगर ऐसा नहीं होगा
तो जो लोग हैं, पब्लिक है, उनका मोह भंग हो जाएगा बीजेपी से एक टाइम के बाद। जी। तो ये कई सारे सवाल थे जो जनता ऑफ कोर्स पूछती रहती है, और तो मैंने जो जनता की सवाल थे वही आपसे सवाल पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद अमर जी, एंड व्यूअर्स के लिए भी जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय।